मैं सुरेश सेंट्रल जेल में एक वार्डन हूँ। यहाँ हर दिन नई कहानियाँ देखने सुनने को मिलती है, इतनी कि मेरी खुद की ज़िंदगी की किताब के पन्ने भी कम पड़ जाए। पर यकीन मानिए, कैदी नंबर 786 आलोक की कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। उसकी कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तां नहीं थी, बल्कि धोखे, दोस्ती और एक अनकही सच्चाई का भंवर थी। आलोक वो शख्स जो मौत के मुंह में खड़ा था, पर एकदम शांत सा रहता था, जैसे उसे मौत का कोई डर ही न हो। उसका चेहरा हर वक्त एक अजीब से सुकून से भरा रहता था, मानो फांसी की रस्सी उसका इंतजार नहीं कर रही, बल्कि मुक्ति का द्वार खोल रही हो। ये शायद किसी गहरे पाप का प्रायश्चित। बस 2 दिन बाद उससे फांसी होने वाली थी। सोचो, कैसा आदमी था वो। अपने ही बचपन के दोस्त विक्रम का खून किया था, पर उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कोई नेक काम किया हो, कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो जो बरसों से उसके कंधे झुका रहा था। और फिर आई उसकी आखिरी इच्छा। जेल के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसी अजीब बात सोची होगी या इतने साहस से मांगी होगी। उसने कहा, मरने से पहले मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा जेलर साहब कभी नहीं मानेंगे। उन्हें पता था कि ऐसे अनुरोधों से जेल के नियमों में गड़बड़ हो सकती है, कानून की धज्जियाँ उड़ सकती है। पर वो तो झट से तैयार हो गए। एक पल भी नहीं सोचा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक शैतानी चमक। और तो और मुझे उस कमरे में कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया जहां ये मुलाकात होनी थी। मेरा मन कसमसा उठा, मेरा ज़मीर चिल्लाया, पति पत्नी की निजी पलों को रिकॉर्ड करना ये तो घटियापन था, एक इंसान की गरिमा का सरासर उल्लंघन था। मैं खुद एक शादीशुदा आदमी था, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर क्या करता, ये नौकरी पाने के लिए मैं लाखों की रिश्वत दी थी, अपनी ज़मीन तक गिरवी रखी थी। यह एक मोटी रकम थी जो मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के लिए ज़रूरी थी। अब मालिक की हर बात माननी ही पड़ती, चाहे वो कितनी भी अनैतिक क्यों न हो। जेलर साहब तो ठहरे शराबखोर, उन्हें किसी का डर नहीं था, ना कानून का, ना खुदा का, ना ही इंसानियत का। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी वासना और क्रूरता दिखती थी, जैसे वो दुनिया की हर नियम को अपने पैर की धूल समझते हो। मैंने अपने अंदर के गुस्से और घिन को दबाया, हाथ कांपते हुए भी कैमरे लगाए। मुझे हर तार जुड़ने के साथ, हर पेच कसने के साथ अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठ रहा था। उसके बाद मैं आलोक की बैरक में गया और एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें कहीं दूर शून्य में टकटकी लगाए हुई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, कुछ खोजने की कोशिश की, डर, पछतावा या कोई छिपी हुई भावना, पर कुछ नहीं मिला। बस एक अजीब सी खालीपन। कैदी नंबर 786, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है यार, मरने से पहले बीवी से मिलना चाहते हो। मेरी मानो भगवान को याद करो, शायद वो तुम्हारी रूह को सुकून दे, तुम्हारे पापों को कुछ कम करे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। उसकी नज़रें मुझ पर नहीं थी, बल्कि मेरे आर पार निकलकर किसी और दुनिया को निहार रही थी, शायद मौत की उस दुनिया को। मैंने आज तक किसी को मौत के मुंह में जाते हुए इतना शांत नहीं देखा था। उसका चेहरा एक पत्थर की मूर्ति जैसा था, भावहीन, पर अंदर शायद कुछ गहरा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उस कमरे में जाए। मैं जानता था कि जेलर साहब की नीयत ठीक नहीं है, वो उस औरत की लाचारी का फ़ायदा उठाएंगे, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरे बच्चों का भविष्य सब इस पर टिका था। आलोक की उम्र 29 साल थी, जवानी के दहलीज पर खड़ा एक इंसान जिसने अपने ही दोस्त विक्रम को मारा था, पर किसी को वजह नहीं पता थी। ये सबसे अजीब बात थी। उसने खुद पुलिस को फ़ोन किया, अपना जुर्म कबूला, एक शब्द भी बिना बोले, बिना हिचके। उसने पुलिस वालों को बताया कि वह कातिल है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर हत्या की वजह पर वो चुप रहा, जैसे कोई गहरी काली सच्चाई छिपा रहा हो या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। कोर्ट में भी उसने मान लिया कि वो कातिल है, सिर झुकाकर सारी बातें स्वीकार कर ली, पर वजह फिर भी नहीं बताई, क्योंकि उसने खुद गुनाह कबूला था और सबूत भी उसी के खिलाफ थे। उसे फांसी की सज़ा मिली, एक ऐसी सज़ा जिसका कोई पलटवार नहीं था। उसकी बीवी, जिसका नाम रिया था, उससे भी पूछा गया, पर उसने भी कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी थी, कोई जवाब नहीं, जैसे वो खुद भी इस पहेली में फंसी हुई हो। रिया ने बताया कि आलोक और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के यार, हमेशा एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे।
उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहा, एक अनसुलझी गुत्थी की तरह। रहस्यमय मुलाकात और एक अजीब मोड़। जब सच आया सामने थोड़ी देर में, जैसे ही शाम ढलने लगी, जेल की सूखी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे वायरलेस पर खबर मिली कि आलोक की बीवी आ गई है। खबर सुनते ही मुझे फिर उस कैमरों की याद आई और मेरा मन फिर से कसमसा उठा। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मुझे अपने ही पेशे से नफरत होने लगी। जेलर साहब अब कैमरे पर वो सब देखेंगे, ये सोचकर ही मुझे घिन आ रही थी। एक औरत की नीचता, उसकी ज़िंदगी सब दांव पर थी और मैं इसमें मूक दर्शक था। पर मैं नौकरी का मारा था, सिस्टम का मारा था, अपनी मजबूरियों का मारा था। मैंने रिया को उस कमरे में पहुंचाया। वो जवान और खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, शायद हालात से समझौता करने की शांति या फिर किसी और के गहरे इरादे की शांति। पर उसने घूंघट से अपना चेहरा छुपा रखा था, जैसे दुनिया की गंदी नज़रों से खुद को बचा रही हो या शायद कुछ छिपा रही हो। एक बार जब घूंघट हटा तो मैंने उसका चेहरा देखा, निर्बल, शांत, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक रहस्य जो मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे डर था कि कहीं जेलर साहब की नीयत खराब न हो जाए। वो औरतों के बड़े शौकीन थे। ये बात जेल में किसी से छिपी नहीं थी। रात में उसके कमरे में अक्सर औरतें लाई जाती थी। हर कोई दबी जबान में कहता था, एक काला सच जो जेल की दीवारों में दफन था। जेलर साहब के कहने पर आलोक को भी कमरे में भेजा गया। दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई हथियार या कोई संदेश ना बदल ले। यह एक सख्त प्रक्रिया थी, जिसे कभी कभी अमानवीय भी कहा जा सकता है। किसी कैदी ने ऐसी अजीब इच्छा कभी नहीं बताई थी। ये जेल में पहली बार हो रहा था और इसे जेल में पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। जेलर साहब ने किसी से इजाज़त नहीं ली थी, ना किसी वरिष्ठ अधिकारी से, ना ही कानून के जानकारों से। बस खुद ही सब कुछ प्लान कर लिया था, जैसे ये उनकी निजी जायदाद हो या उनका अपना शो। दो संतरी कमरे के बाहर खड़े थे। दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं थी ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वे तुरंत अंदर जा सके। उन दोनों को छोड़ने के बाद मैं जेलर साहब के कमरे में पहुंचा। वो लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक शिकारी की चमक। उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। आओ सुरेश, थोड़ा मज़ा लेते हैं, उन्होंने कहा, और उनके चेहरे पर एक कुटिल भयानक मुस्कान थी। मुझे शर्म आई। मैं नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं साहब, मैं ज़रा जेल का चक्कर लगा आता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, इस घृणित खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर वो नहीं माने। अरे बैठो, मरने से पहले उसकी ऐसी अजीब इच्छा क्यों हुई, ये देखना तो बनता है। उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त भी मिलना चाहता है? कुछ तो होगा। और देखो, बेचारा मरने वाला है, उसके मरने के बाद बेचारी विधवा हो जाएगी। हम उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देंगे, उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी, है ना? उनके शब्दों में एक अजीब सी गंदी हंसी छिपी थी, जो मेरे कानों में जहर घोल रही थी। वो ज़ोर से हंसे और उनकी हंसी में मुझे उनकी मक्कारी साफ दिख रही थी। उनकी नीयत शीशे की तरह साफ थी। मैं समझ गया था कि उन्होंने कैमरे क्यों लगवाए हैं। वो इस वीडियो से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करेंगे, उसे अपनी हवस का शिकार बनाएंगे और उसकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने उनके कहने पर कैमरे लगाए। मैं क्यों उनकी बात मान गया? एक इज्जतदार औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, उसकी आत्मा को कुचला जाने वाला था, और मैं इसमें एक बेबस मोहरा था। मैं खुद शादीशुदा था, मेरी भी एक बीवी थी, एक बेटी थी, इसलिए शायद ये सब ज़्यादा महसूस कर रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। जेलर साहब ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर कमरे के अंदर का नज़ारा दिख रहा था। कैमरे बहुत अच्छे थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, हर बाल तक साफ दिख रहा था। आवाज़ भी साफ आ रही थी, हर फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो मैं खुद उस कमरे में मौजूद हूँ। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई। उनकी आंखें शिकार पर घात लगाए शिकारी की तरह थी। वो एक भी पल खोना नहीं चाहते थे। मैं कभी स्क्रीन पर देखता तो कभी शर्म से नज़रें झुका लेता। अपने ही पेशे से घिन आ रही थी, खुद से नफरत हो रही थी। आलोक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, एक गहरा राज छिपा हुआ था।
फिर उसने उसके चेहरे से घूंघट हटाया। स्क्रीन पर रिया का चेहरा आते ही जेलर साहब गंदी गंदी बातें कहकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। उनकी आवाज़ में वासना साफ झलक रही थी, जो मुझे और भी असहमत कर रही थी। और फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को हिला दिया। एक ऐसी आवाज़ जिसने सन्नाटे को चीर दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई रहस्य साझा कर रहे हो, कोई ऐसी बात जो दुनिया से छिपी हो। मेरी नज़र भी स्क्रीन पर जम गई। मैं अपनी पलकें झपका नहीं पा रहा था, और जो हमने देखा, हमारी चीखें निकल गई। आलोक की बीवी ने अपनी बातचीत के दौरान ऐसी हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली, और देखते ही देखते उसने अपने पति को शांत कर दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है, या ये किसी बुरे सपने का हिस्सा है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ स्क्रीन से आ रही थी धीमी रहस्यमय आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी। खुला राज, एक चौंकाने वाली सच्चाई और गहरा सस्पेंस। अब मुझे समझ आया कि आलोक ने ऐसी अजीब इच्छा क्यों जताई थी। जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ भागे। उनके चेहरे पर अब वासना नहीं, बल्कि चौंका देने वाला डर था। एक ऐसा डर जो उन्हें अंदर तक हिला गया था। मैं भी उनके पीछे भागा। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं बस उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। जब हम कमरे में पहुंचे तो आलोक कुर्सी पर बेसुध बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, और रिया ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया था, जैसे कुछ छिपा रही हो, अपनी सच्चाई छिपा रही हो। जेलर साहब ने कुछ सोचा नहीं, उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए। उनकी आंखों में अब एक नया शिकार नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनसनी दिख रही थी। मैं आलोक के पास खड़ा रह गया। वो चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था, मेरी बीवी को क्यों ले गए? क्या करेंगे उसके साथ? मुझे बताओ। उसकी आवाज़ में दर्द था, पर उससे ज़्यादा एक अजीब सी संतुष्टि भी थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ क्या करेंगे जो उन्होंने बाकी औरतों के साथ किया था, जो जेल की काली दीवारों में गुम हो चुकी थी। जो कुछ रिया ने अपने पति के साथ किया था, उसके बाद तो जेलर साहब उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिल गया था। मैंने आलोक को बैठने को कहा और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गया। यह पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज़ ठीक से सुनी थी, वरना वो कभी बात ही नहीं करता था, सिर्फ इशारों में जवाब देता था। एक रहस्यमय इंसान। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो खुद को बहुत पहले ही मौत के लिए तैयार कर चुका हो, और अब सिर्फ सच्चाई उजागर करना चाहता हो। मैंने उससे सख्ती से कहा, आलोक, अब और झूठ नहीं। जो कुछ भी तुम दोनों पति पत्नी के बीच इस कमरे में हुआ है, वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है। हर एक शब्द, हर एक हरकत, हर एक सांस। अगर तुम अपने गुनाह की वजह नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्ड दुनिया के सामने आ जाएगा। तुम्हारी बीवी की इज्जत दांव पर है, और मैं तुम्हें बता दूं, जेलर साहब उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसे बर्बाद कर देंगे। बेहतर है कि तुम मुझे वो वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और ये भी बताओ कि तुमने अपनी बीवी को आखिरी इच्छा के तौर पर क्यों बुलवाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर आलोक के चेहरे पर अजीब सी मायूसी आई, पर वो पल भर की थी। उसकी जगह एक गहरी संतुष्टि ने ले ली, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मात दे दी हो। और फिर उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। मेरा नाम आलोक है। बचपन से मैं और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मेरी ज़िंदगी था, मेरा साया, मेरा दूसरा भाई। हमने साथ पढ़ाई की, साथ नौकरी शुरू की, हर कदम पर साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। जब मेरी नौकरी थोड़ी ठीक हुई तो घर वालों ने शादी की बात की, और मेरी शादी रिया से हो गई। मेरी शादी में विक्रम सबसे ज़्यादा खुश था। उसने भाई की तरह मेरा साथ दिया, हर रस्म में आगे रहा। रिया मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी किस्मत खुल गई। मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विक्रम वहीं रह गया, क्योंकि वो नौकरी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ध्यान देता था। शायद उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, या शायद वो अपनी आज़ादी को पसंद करता था। मेरी माँ दूसरे शहर अपने बड़े भाई के पास चली गई। मैं और रिया रह गए। हम दोनों की एक नई दुनिया बन रही थी। नौकरी के चक्कर में मुझे घर के छोटे मोटे काम में दिक्कत होने लगी। मैं थक जाता था, मेरे पास समय नहीं होता था। विक्रम का प्रमोशन नहीं हुआ था तो उस पर काम का दबाव भी नहीं था, इसलिए मैं उससे घर के काम करवा लेता था।
उस पर पूरा भरोसा था, जैसे वो मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। सब ठीक चल रहा था, हमारी दोस्ती और गहरी हो रही थी। मैं विक्रम को अपनी हर बात बताता था, पर फिर रिया का रवैया बदलने लगा। वो परेशान रहती, मुझसे बात करने से बचती, जैसे कोई भारी बोझ उसके मन पर हो या कोई राज छिपा रही हो। हम दोनों के बीच दूरी आ गई, घर में भी चुप्पी रहने लगी, जो कभी हंसी और बातों से भरा रहता था वो अब खामोश हो गया था। मैं समझ रहा था कि रिया परेशान है, पर पूछने पर वो कुछ नहीं बताती, बस नज़रें चुरा लेती। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर दिखती थी। एक दिन जब मैंने सख्ती से पूछा, उसे कसम दिलाई, तो उसने ऐसी बात बताई जो मैंने सोची भी नहीं थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, विक्रम मुझ पर गंदी नज़र रखता है और मुझे परेशान करता है। वो मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मेरा खून खौल उठा। मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, मेरी जान थी, पर विक्रम की दोस्ती पर भी मुझे पूरा भरोसा था। वो मेरा भाई था। मैंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी रिया, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा भी भाई है। पर रिया लगातार कहती रही कि उसने खुद महसूस किया है, उसके हाव भाव बदल गए हैं, उसकी नीयत ठीक नहीं है। मुझे रिया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ बीवी का प्यार, दूसरी तरफ दोस्त का भरोसा। मैं समझ नहीं पा रहा था किस पर यकीन करूं। अगले दिन मैंने फिर विक्रम को पैसे देकर कुछ खरीदने को कहा। उसे ऑफिस से लौटते हुए रिया के घर पहुंचना था। विक्रम खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला था। वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे दिल में आया कि मुझे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि रिया सच कह रही है या उसे गलतफहमी हुई है, या ये कोई गहरी साजिश है जो मुझे फंसा रही है। विक्रम के पीछे जब मैं घर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। मेरी सांसें अटक गई, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विक्रम और रिया बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिया कह रही थी, बस विक्रम, बहुत हुआ, अब तुम अपनी हद में रहो, वरना मैं आलोक को सब बता दूंगी कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और विक्रम मुझसे कह रहा था कि अगर रिया उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ज़बरदस्ती अपनी हद पार कर लेगा और आलोक को उसका सच बता देगा कि वह एक चरित्रहीन औरत है और उसके कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं। अब सच सामने था, एक डरावना सच जो मेरी ज़िंदगी को पल भर में नर्क बनाने वाला था। रिया जो कह रही थी वो सब सच नहीं था, बल्कि विक्रम उसे किसी चीज़ के लिए धमका रहा था और रिया उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन दोनों के सामने जाऊं। जिस दोस्त पर मैं इतना भरोसा करता था उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था, या मेरी बीवी ने। मैं उल्टे पैरों घर से निकल गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। मैं पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहा था। आलोक की आवाज़ धीमी पड़ गई, जैसे वो उन पलों को फिर से जी रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे दिल में आग जल रही थी। मैं बदला लेना चाहता था, पर किससे ये तय नहीं कर पा रहा था। मैंने रिया को उसके मायके भेज दिया, या कहकर कि उसे कुछ दिन आराम की ज़रूरत है, पर असल में मैं उससे दूर रहना चाहता था और ख़ुद ऑफिस से लौटते हुए विक्रम को अपने साथ घर ले आया। मैं विक्रम से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरी बीवी को क्यों परेशान किया। क्या रिया झूठ बोल रही थी? पर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने जो कहा वो सुनकर मुझे और गुस्सा आया। मेरा खून खौल उठा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कहा, तेरी बीवी पहले भी कई लड़कों के साथ थी, वो ठीक लड़की नहीं है आलोक। मैंने उसे तुझे बचाने की कोशिश की थी, मैंने तुझे सच बताना चाहा था। ये सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने उसे झूठ समझा, मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथों में ताकत आ गई थी, मैं बस उसे मार देना चाहता था। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो मैंने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली चाकू उठाकर उस पर वार कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सीधे उसके हाथ की नस कट गई। कुछ ही देर में मेरे दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया। खून फर्श पर फैल रहा था और मेरी ज़िंदगी भी उसी खून में बह गई। जब मुझे होश आया तो सब खत्म हो चुका था। मैंने क्या कर दिया था? मैंने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि मैं कोई मुजरिम नहीं था। मैं तो एक बेबस इंसान था जिसे धोखा दिया गया था। मैं खुद सदमे में था कि मैंने क्या कर दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया और फिर मैंने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, बिना किसी वकील, बिना किसी बचाव के, क्योंकि मुझे लगा कि यही सही था।
4 महीने केस चला और मुझे फांसी की सज़ा मिली। पर हैरानी की बात ये थी कि मौत की सज़ा सुनकर भी मेरी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। मैं बिल्कुल चुप था, जैसे मेरी आत्मा पहले ही मर चुकी हो, या शायद मैं उस सच को स्वीकार कर चुका था। एक बार मेरी बीवी मुझसे जेल में मिलने आई थी, पर बहुत ही सरसरी मुलाकात थी। उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। और फिर मैंने मरने से पहले अपनी बीवी से मुलाकात की इच्छा जताई। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। पर स्क्रीन पर जो दिखा वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। एक ऐसी कहानी जो किसी ने नहीं सोची थी, एक ऐसा राज जो मैं खोलना चाहता था। जब मेरी बीवी मुझसे मिलने आई, मैंने उसे सामने बिठाया और कहा, रिया, तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। तुमने मेरे दोस्त को फंसाया था, तुमने हम दोनों को लड़ाया था। ये कहकर मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी इज्जत उछालने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, जो तुमने मुझसे और विक्रम से छुपाई थी, जो तुमने अपने कई लड़कों के साथ संबंधों को छुपाया था। और ये सुनते ही मेरी बीवी बोली, कल तुम्हें फांसी होगी। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। पर वो हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता था। वह तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था, वह तुम्हें मुझसे बचाना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं। मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ, इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दी, ताकि अगर वो कभी तुम्हें कुछ कहे तो भी तुम यकीन ना करो और तुम उसे मार दो। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता न चले। और जब तुम दोनों की दोस्ती में दरार आती तो मेरे लिए विक्रम को पाना भी आसान हो जाता। ये सुनते ही मैंने उस पर हमला किया था। मेरा गुस्सा फूट पड़ा था। मैं उसे मार डालना चाहता था और बदले में रिया ने मुझसे भी ज़्यादा ताकत से मुझे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर निकली। उसने मुझे बेदम कर दिया। और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं और जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब मुझे सारी कहानी साफ हो गई थी। एक एक धागा सुलझ गया था। विक्रम की मौत का असली सच सामने आ गया था। मैंने फिर पूछा, पर अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलवाया था? ये सब जानकर भी क्या तुम उसे फांसी से पहले माफ़ करना चाहते थे? आलोक कहने लगा, उस वक्त गुस्से में मैंने दोस्त को मार दिया था, पर जब मेरी बीवी मुझसे यहाँ मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं न कहीं वही गलत है। वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी, वही असली गुनहगार है। मैंने किसी को अपने दोस्त की मौत की वजह नहीं बताई ताकि मेरी बीवी की इज्जत ख़राब ना हो। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे प्यार करता था। पर अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। वो एक शैतान है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानूं और उसे दुनिया के सामने लाऊं, ताकि विक्रम को इंसाफ मिले। इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। पर अगर वो मेरे सामने आकर अपना सच ना भी कबूल करती तो भी मुझे कोई फ़ायदा ना होता। उसका सच कभी बाहर नहीं आता। इसलिए मैंने मुलाकात की बात की, क्योंकि इतनी दिनों में मैं जेलर साहब की नीयत को अच्छी तरह समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे ज़रूर लगवाएंगे और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और दुनिया के सामने आ जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ है। मैं जानता था कि यहाँ कैमरे लगे हैं और हर बात रिकॉर्ड होती है। वो कहने लगा, मुझे फांसी से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। एक बेकसूर की जान चली गई। पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफ़रत का बीज बोया था। वही असली गुनहगार है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वो बहुत चालाक था। उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। जेलर की नीयत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। जेलर की नीयत को भांप कर उसने ये सारा खेल खेला था और वो कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सज़ा मिल सकती थी, शायद उससे भी बदतर जो आलोक को मिली थी। पर यह सब कुछ जेलर के हाथों में था और उनकी नीयत तो हम जानते ही थे। मैंने आलोक को वापस उसकी बैरक में भेज दिया। अगले दिन उसे फांसी होने वाली थी और मैं जानता था कि वह शांत मन से मौत को स्वीकार करेगा। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था।
अंदर से दबी दबी आवाज़ें आ रही थी और मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। उसकी ज़िंदगी अब नर्क बन चुकी थी। मैं चुपचाप वहाँ से हटकर जेल का चक्कर लगाने निकल गया और सोचता रहा कि एक औरत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकती है। अब तक रिया ने ना जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी ख़राब की थी और आखिर में उसने अपने पति को फांसी की दहलीज पर पहुंचा दिया था। ये सब करने के बाद वो खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाने वाले थे। शायद वो भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल होने वाली थी, जिनकी आवाज़ें जेल की दीवारों में गुम हो जाती है। इस जेल में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म गुस्से में आकर और बिना सच जाने किए जाते हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और कभी कभी तो दूसरों की ज़िंदगी भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।